कुंभ में भगदड़ हुई, 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई। इनमें से 25 की पहचान कर ली गई है और करीब 60 घायल हो गए। ये प्रशासन की तरफ से दी गई औपचारिक जानकारी है। ये भगदड़ बीती रात 1 से 2 के बीच में हुई। ये घटना दुखद है। एक श्रद्धालु की जान भी जाए तो दुखद होती है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके दो पहलू काफी गौर करने, संवेदनशीलता को समझते हुए और श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए तुरंत वहां के अखाड़े के साधु संतों ने ऐलान कर डाला कि वो आज अमृत स्नान नहीं करेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। जो लोग अखाड़ों के बीच इस अमृत स्नान की अहमियत को समझते हैं, उनको इसका एहसास होगा। दूसरा पहलू जो गौर करने लायक है वो ये कि जब घटना हुई तो उस वक्त तक 2 करोड़ लोग पहुंच चुके थे। 8 करोड़ लोगों के और आने का अनुमान था अगले कुछ घंटों के भीतर। इसके बावजूद प्रशासन ने महज चंद घंटों में हालात पर काबू पा लिया और फिर अखाड़े भी स्नान किए और शाम 4 बजे तक 5 करोड़ 71 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। अब भगदड़ के लिए प्रशासन की कितनी भी आलोचना करें, लेकिन यहाँ तो आपको प्रशासन की तारीफ भी करनी चाहिए कि भगदड़ को फैलने से रोक दिया गया। आज के इस डिजिटल युग में अफवाहों को रोकना आसान काम नहीं था, फिर भी प्रशासन ने ऐसा सफलतापूर्वक किया, वरना इस हादसे को बड़ा होने में तनिक भी देरी नहीं होती। लेकिन दुखद यह है कि जिस महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नज़र है, उसमें हुई भगदड़ पर इतनी सियासत क्यों शुरू हो गई है? आखिर क्यों? आज इसी पर करें खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची हुई थी। शाही स्नान से पहले रात में 1 से 2 बजे के बीच एक अनहोनी घटना घट गई। अखाड़ा मार्ग पर भगदड़ मच गई, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। योगी इस हादसे पर दुख जताते हुए भावुक हो गए। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहाँ से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। महाकुंभ में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद अखाड़ों ने पहले अमृत स्नान रद्द कर दिया था, लेकिन दोपहर बाद अमृत स्नान शुरू हुआ और साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाई। बाकी श्रद्धालुओं का स्नान भी सुचारू रूप से चल रहा है।
प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताया। साथ ही महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल भी खड़े किए। महाकुंभ में इनकी व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, जबकि ये 6 महीना पहले से प्रचार कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इतनी व्यवस्था एक राज्य सरकार नहीं कर पा रही, वो वीवीआईपीस की ही देखरेख में व्यस्त है। पूरे दिन इसका राजनीतिकरण करने में कोई देर नहीं लगा रही, लेकिन अपना राजधर्म का निर्वहन करने में देखिए उन्होंने कितनी कोताही बरती। मुझे लगता है कि इतने बड़े समारोह के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री को 24 घंटे उसी जगह प्रयागराज में प्रशासन के ऊपर निगरानी रखने के लिए होना चाहिए था। ये एक बड़ी विफलता है। तो ये अव्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी उस माध्यम से राजनीतिक प्रचार कर रही है, कुंभ की मार्केटिंग का फायदा उठाकर चुनाव लड़ना चाहती है। ये कोई श्रद्धा नहीं है उनकी, ये राजनीति है। ये कुव्यवस्था द्वारा जनित मौत है। ये एक संदेश भी है कि जितना खर्च विज्ञापन और प्रोपेगेंडा पे आप लोग करते हैं ना, उसका अगर 20% भी आम जनों की सुधि लेने में करें तो शायद ये नहीं होता। महाकुंभ में देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहां स्नान करने पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का इवेंट नहीं है, बल्कि देश भर के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। सवाल ये है कि क्या महाकुंभ जैसे बड़े आस्था के आयोजन पर राजनीति करना सही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं विशेष मेहमान, हमारे नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर कन्वर्जेंस के ब्रजेश कुमार सिंह साहब हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक रिपोर्टिंग का भी अनुभव रहा है और काफ़ी लंबा अनुभव पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है। और बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में आपसे करूंगा ब्रजेश जी, बाकी प्रवक्ताओं के पास जाऊं उससे पहले कि इस घटना के बाद, घटना जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि घटना होती है तो जाहिर तौर पे दुखद है, तो इस घटना के बाद किस तरह की अपेक्षा करनी चाहिए थी राजनीतिक दलों से, और आपको क्या लगता है उन अपेक्षाओं पर राजनीतिक दल खड़े उतरे क्या? देखिए, अपेक्षा तो सामान्य तौर पर यही होती है कि जो हित है या फिर जो है वो जो घटना है, अगर मान लीजिए अगर इस तरह की कोई त्रासदपूर्ण घटना है तो उस पर राजनीति ना हो, बल्कि जितना सहयोग हो सकता है किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि आज की राजनीति में ही एक्सपेक्ट करना जो है कपोल कल्पना है, या मतलब वो रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के जो गंभीर मसले हैं, चाहे आतंकवादी हमले हों या फिर जो है कोई आपका दुश्मन देश हो, वो आपके खिलाफ अगर साजिशें रच रहा हो और उसमें भी अगर आप राष्ट्रहित का ख्याल न रखें और फिर आप पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर अपना स्टैंड तय करें, तो उसमें ये मानना कि कुंभ में कोई ट्रेजेडी हुई, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और उसको लेकर कोई संयम जो है राजनीतिक दल बरत पाएंगे, खासतौर पर अपोजिशन, मुझे लगता है कि यह अपेक्षा करना भी बेमानी थी। और शायद इसी हिसाब से प्रतिक्रियाएँ भी अगर आप देखें, जिस समय तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई थी उस समय ही आनी शुरू हो गई थी। और मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पर था, चूंकि ये हादसा हुआ उसके पहले भी अगर आप देखें पूरा का पूरा जो घटनाक्रम और जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती रही हैं, तो उसमें लगता नहीं था कि कुंभ जो है राजनीति से परे रह पाएगा। और एक बार जब ये त्रासदी हुई है, वो उसी एक्सपेक्टेड लाइन पर ये रिएक्शंस भी आए। हालांकि मैं इसलिए अपेक्षा रख रहा था क्योंकि कुंभ एक राष्ट्रीय इवेंट नहीं था, ये श्रद्धा का जो पर्व है ये राष्ट्र स्तर पर नहीं था, ये अब अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बन गया है और पूरी दुनिया की नज़रें इस पे टिकी हुई थी। दुनिया जहान के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो जब दुनिया की नज़र होती है तब हम, जब भारत में कोई घटना होती है तो वहाँ पे हमें इस नाते कि ये सिर्फ हमारा व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक मसला नहीं हो, एकजुटता दिखनी चाहिए थी। इसलिए अपेक्षा करना एक स्वाभाविक सा बनता था। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता, आपको क्या लगता है कि ये ठीक है, दिल्ली चुनाव है, बाकी चीज़ें हैं चलती रहेंगी, चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे श्रद्धालुओं से अपील करना कि संयम बरते, सहयोग का रवैया अपनाना, वहाँ पे राजधर्म के पालन करने की नसीहत देना, प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाना, ये कितना सही है? लक्ष्मण जी, क्योंकि श्रद्धालुओं की मौत हुई है, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। जितने भी लोग घायल हैं, 60 के ऊपर करीब लोग घायल हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि शीघ्र ही उनका स्वास्थ्य हो और वो अपने अपने घर पहुंचे।
बाकी कुछ लोगों का जिस तरह से सुनने में आ रहा था कि लापता है, मैं वाकई में चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि पूरे प्रशासन को तुरंत के तुरंत उन लोगों को अपने परिवार से मिलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप पूरे इस कुंभ को देखें तो पूरी तरीके से ये बात कही जा रही थी कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग वहां आने वाले हैं, तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। हकीकत ये है कि जिस तरह से श्रद्धालुओं की उपेक्षा की गई, जिस तरह से वीवीआईपी कल्चर दिखाया गया, जिस तरह से चाहे वो वीवीआईपी की हूटर बजाती हुई गाड़ियां हैं, उनको निकलने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई, पर वहीं पर एक गरीब आदमी, आम आदमी जो श्रद्धालु है, जो देश भर से चला आ रहा है, पैदलों किलोमीटर जाने के बावजूद भी उसके लिए कोई व्यवस्थाओं का इंतजाम नहीं किया गया। हकीकत यह है कि जिस तरह से बद इंतजामी की गई वो पूरी तरीके से देश की जनता देख रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार, हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया गया, पर पानी पीने के लिए वहां जो श्रद्धालु थे उनके लिए नहीं उपलब्ध था। न खाने की कोई सुविधा थी, न टेंट की कोई सुविधा थी। लोग पूरी तरीके से अपने अपने जो है पूरी तरीके से इंतजामात पर निर्भर थे। और वो भी क्या कर सकते थे, जब इतनी भीड़ थी तो वहां पर जब सरकार की जिम्मेदारी होती तो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही सरकार, और सरकार प्रचार प्रसार में व्यस्त थी। प्रचार प्रसार तो छोड़ी, जल क्रीड़ा में व्यस्त थी। पूरा कैबिनेट जल क्रीड़ा कर रहा था। अगर उतना ही ध्यान इन्होंने व्यवस्थाओं पर लगाया होता, उतना ही ध्यान इन्होंने ये देखने में लगाया होता कि क्या इंतजाम सफिशिएंट है या नहीं है, या हमें और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों की जिम्मेदारी थी। ये देश भर का इवेंट था। और इसको इवेंट क्यों कहेंगे, इसको तो हम कहेंगे ये श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए जो लोग आए थे उन्हें ये भी नहीं पता था कि आज हमारे दिन आखिरी जिंदगी का हो जाएगा, और वो भी किस लिए, क्योंकि सिर्फ सरकार की अव्यवस्थाओं के चलते। मैं पूरी तरीके से मानती हूँ। हालांकि दो चीजें यहाँ पे प्रियंका जी, आपको और मैं रोकूंगा, दो चीजें जो आपने कही वो थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि बार बार आपके नेता कई जो आलोचक हैं वो ये सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि वीआईपी मूवमेंट था, वीआईपी में सारे प्रशासन लगे थे। तो जानकारी के लिए बता दूं कि जब जब ये अमृत स्नान होता है, जिसको हम लोग शाही स्नान पहले कहा करते थे, उस अमृत स्नान के दिन कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल को एंटरटेन नहीं किया जाता है, कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होता है। जितने भी कैबिनेट के मंत्री या फिर वो भी वीआईपी जाते हैं वो इस अमृत स्नान से एक दिन पहले, एक दिन 2 दिन पहले अपना स्नान कर लेते हैं। इसलिए ये कहना मुझे पता नहीं अतिशयोक्ति लगता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सुनील यादव जी हमारे से जुड़े हैं। सुनील जी, यहाँ पे चीज़ों को संभालने की बजाय आपके नेता तो इस्तीफा मांगने तक उतर आए। नहीं, सवाल इस्तीफे का नहीं है लक्ष्मण जी। सवाल नहीं, सवाल ने ट्वीट किया, इसीलिए मैंने कहा आपके नेता ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि जो लोग इसका प्रचार कर रहे थे कि विश्व स्तरीय व्यवस्था है, उन्हें इस हादसे में हताहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। ये मांग की थी आपके नेता ने। ठीक बात है, तो इसमें क्या बुराई है, क्या बुराई है? नहीं, चूंकि आपने अभी कहा कि इस्तीफे की बात नहीं, इसलिए आप ही की बात को मैंने काउंटर किया कि फैक्चुअली आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं जान रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सवाल इस बात का है कि कौन वो लोग हैं जो कह रहे थे कि 40 करोड़ लोग आएंगे। क्या यही माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कह रहे थे कि 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे मौनी अमावस्या वाले दिन, और 12 करोड़ का इंतजाम हमारे पास है? क्या हुआ आपका इंतजाम? जो आपकी कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था का शिकार कुछ लोग हो गए। परिवार वालों ने अपने लोगों को खो दिया, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों का अभी पता नहीं है। तो ये व्यवस्था किसकी है, कैसे हो गया? और जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कुंभ को लेकर के सुझाव दे रहे थे, तब इसी सरकार को वो सुझाव बहुत काट रहे थे। भाई, विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि हर सवाल पर, हर बात पे सवाल खड़ा करना। हमारा विपक्ष का मतलब ये भी है, लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो सरकार का आईना होता है। हम जब सरकार के सामने खड़े हों तो सरकार को उसमें अपना चेहरा दिखे। अगर कहीं दाग है, कहीं कालिक है तो वो भी दिखे, कहीं कमी है तो वो भी दिखे। और आपने अच्छी बात कही कि ये सिर्फ देश भर का नहीं, दुनिया की नजर जिस महाकुंभ में हो, और ये कोई महाकुंभ सरकार का नहीं है, न महाकुंभ बीजेपी का है, न सनातन बीजेपी का, न धर्म बीजेपी का है, ये सबके लिए है। और इस कुंभ में जो असली शोभा कुंभ की है, वो तो ना तो नेता विरोधी दल है, ना मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना अमित शाह है, ना राजनाथ सिंह जी हैं, ना अडानी है, ना अंबानी है। इसके जो मुख्य आकर्षण होते हैं अखिलेश यादव, हमारे आपके जो साधु संत हैं। नहीं, हाँ, नहीं, मैंने वहीं से शुरू किया, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा नेता विरोधी दल, मैंने वहीं से शुरू किया।
आप थोड़ा पकड़ा करिए। बाकियों का नाम लिया, अपने नेता का नाम नहीं लिया, इसलिए मैंने कहा। नहीं, मैंने नेता विरोधी दल कहा। ठीक है, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, 5 सेकंड। विपक्ष में है, हमने विपक्ष को कहा। तो उसका जो मुख्य आकर्षण कुंभ का होता है वो साधु संत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, नागा समुदाय के लोग होते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए हमने पानी की तरह बहा दिया। हमारे नेता क्या कर रहे हैं कि भाई यहां जाम लगा है, 20 किलोमीटर का लंबा जाम है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है। क्या विपक्ष के नाते सरकार से यह भी नहीं कह सकते खाने पीने का इंतजाम करिए? भाई जब हम सवाल खड़ा करेंगे कुछ मामलों में सरकार के ध्यान तभी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चारों तरफ जब इतना आपने 1 लाख से ज्यादा अतिथियों को आमंत्रित किया तो स्वाभाविक है जिसको सरकार ने निमंत्रण दिया है जब वो आएगा तो आपको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, या जो लोग भी कह रहे हैं कि वीवीआईपी व्यवस्था में प्रशासन फंसा रहा, इसका मतलब आज या कल में वीवीआईपी आए। ये तो वीवीआईपी आज आते ही नहीं है, लेकिन इधर जो लगातार वीवीआईपी लोगों के लिए प्रशासन से आपने काम लिया है, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। सरकार भी इस बात को मान रही, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, इस बात को उन्होंने माना है, कमेटी का गठन किया है। सरकार अगर किसी कमेटी का गठन कर रही है इसका मतलब उसने महसूस किया है कि कहीं गलती हो गई है। नहीं, वो तो स्वाभाविक सी बात है। जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक सवाल जाहिर तौर पे इसको संज्ञान में लिया जाएगा और इस पे कमेटी का गठन किया गया है। मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, रोहन गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। इससे पहले ब्रजेश जी आपसे एक छोटा सा कमेंट कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि महाकुंभ जैसे आयोजन में ऐसी भगदड़ होती हो, लोगों की मौत ना होती। कई ऐसे उदाहरण आपने देखे, तो इसको क्या स्वाभाविक मान लिया जाए, फिर इससे प्रशासन को और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत थी? हालांकि अब तक करीब 12 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे डुबकी लगा चुके हैं, ये हादसा हो गया, दुखद था, लेकिन आपको लगता है प्रशासन के स्तर पर और ज़्यादा मुस्तैदी की ज़रूरत थी वहाँ पे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले ये समझना होगा कि इस तरह का आयोजन पूरी दुनिया में, अगर हम लोग कानून व्यवस्था के हिसाब से कहें, अगर बंदोबस्त जो कहते हैं हम सामान्य भाषा में, इतना बड़ा बंदोबस्त दुनिया के इतिहास में ना आज तक हुआ है। क्योंकि इस बार की जो संख्या है, चूँकि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और वैसे भी जो इस तरह के कुंभ जब लगते हैं, इसके पहले 2013 में जब कुंभ हुआ था तो यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। आपको याद होगा कि उस समय चूँकि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन जो था वहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोगों की जान गई थी। तो आप एक से एक जो सो बंदोबस्त के उपाय करते हैं, लेकिन बंदोबस्त की भी एक लिमिटेशन है। दुनिया में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी से बड़ी मशीनरी भी यह क्लेम नहीं कर सकती कि वह फुल प्रूफ होगी। आप बेस्ट एफर्ट्स लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूक होती है। और इसीलिए आप ध्यान रखें कि इसी कुंभ में, प्रयाग के कुंभ में, नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, उसमें भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 2013 में, वो कहा जा सकता है भाई कुंभ इलाके में नहीं हुआ, रेलवे स्टेशन पर हुआ, लेकिन वो कुंभ के दौरान ही वो जो है भीड़ आई थी। चूंकि संख्या इतनी बड़ी होती है, एक जगह अगर किसी ने भी इंपेशेंस दिखाया, कहीं भी चूक हुई, इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। और इसके लिए आपको तैयारी मानसिक रखनी पड़ेगी कि जब 10 करोड़ लोग, आप ध्यान रखें कि आज के जो आंकड़े आए हैं कि अभी तक 7 करोड़ लोग आज के दिन यहाँ पर स्नान कर चुके हैं और टोटल आंकड़ा 20 करोड़ का हो चुका है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, पहले भी हुई हैं, लेकिन उसको आगे न हो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थोड़ी देर पहले जो उन्होंने प्रेस के सामने अपनी बात रखी, उसमें ही कहा कि हम न्यायिक आयोग का गठन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अगर कहीं चूक हुई हो, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी जांच करें। और आपने ठीक कहा कि हर मामले में होती है जब इस तरह के बड़े हादसे होते हैं। और दूसरा ये कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजी दोनों को उन्होंने कल ही वहाँ जाने के लिए कहा है। और फिर से चूंकि आगे भी इस तरह के दिव्य स्नान होने हैं, बड़े स्नान होने हैं, तो उस दौरान कुछ ना हो। मुझे लगता है कि इस पर जो है प्रशासन का, और एक बड़ी चीज़ जो कि आपने शुरुआत में कहा कि रात में 1 से 2 बजे के बीच ये वाक़या हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, और उसके बाद भी जो है सो इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने वहाँ कुंभ में स्नान किया और फिर कोई फर्दर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मुझे लगता है कि इस पॉइंट को भी जो सो हमें ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज एक घटना होती है, उसके बाद से कैस्केडिंग इफेक्ट उसका जितना बड़ा होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब वहाँ पे 8 से 10 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, हम लोग देख रहे थे कि जब कुंभ की तैयारी चल रही थी तो बहुत सारे रिहर्सल किए जा रहे थे, अलग अलग घटनाओं का रिक्रिएशन करके कि ऐसा होगा तो किस तरह से करेंगे। आपको लगता है कि भीड़ जिस तरीके से आई उसका अनुमान शायद लगाने में प्रशासन बहुत सफल नहीं हो पाया, ये एक बड़ी वजह थी? लक्ष्मण जी, पहली बात तो मैं खुद भी यहीं पे हूँ। मैं परसों आया था यहाँ पे परिवार के साथ
स्नान के लिए। और कल जब ये घटना हुई तब से करीब 500 मीटर दूरी से मैंने ये सारी चीजें देखी है। पहली बात जो आपने चीजों को करेक्ट किया कि बिल्कुल कोई वीआईपी प्रशासन 2 दिन पहले ही ऑर्डर कैंसिल सारे हो जाते हैं, किसी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, किसी को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता है, सब कुछ जिसके भी पासेस थे वो भी कैंसिल है, सब कुछ। तो जो भी व्यवस्था है वो नॉर्मल व्यवस्था है। दूसरी बात, अगले दिन मौनी अमावस्या के अगले दिन 5.5 करोड़ लोगों ने, एवरेज जो है वो 4 करोड़ की है, अगले दिन 5.5 करोड़ लोगों ने वहां पे स्नान किया, श्रद्धालुओं ने स्नान किया। और शाम को 7:30 बजे करीब, अगर मेरा आंकड़ा भी गलत हो सकता है, पर 7:30 बजे मौनी अमावस्या से शुरू हो गई और जो लोड है वो एकदम से फुल फ्लैश बढ़ता गया। वहां पे जो अखाड़ा मार्ग कहा जाता है वहां पे बैरिकेड लगाए गए थे और कई लोगों को लगा कि नहीं दर्शन नहीं होंगे, तो बैरिकेड के ऊपर से जब उन्होंने जंप लगा के प्रयास किया, जो बैरिकेड के सटे हुए पीछे लोग खड़े थे वहीं पे ये भगदड़ मचना चालू हुआ। बहरहाल जो भी है, देखिए कभी भी कोई आयोजन होता है तब उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है और यही जिम्मेदारी के साथ में अभी आदित्यनाथ जी का आपने बयान सुना होगा, कहा कि हर बड़ी घटना कहीं ना कहीं कोई सबक भी लेके आती है। तो ये समझना पड़ेगा कि इतने बड़े आयोजन जो सफल तरीके से हुआ है, अगर ये घटना हुई तो उसके पीछे क्या कारण है। इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी भी कही गई और पहले ये भी कहा कि पुलिस के द्वारा भी जो जांच की जाएगी, पर उसके सामने क्या विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? जब से कुंभ शुरू हुआ है लक्ष्मण जी, आपके वहां में मैंने 2 बार डिबेट की, किस प्रकार से विपक्ष ने राजनीति की। कुंभ में जाने से किसी को फायदा होता है क्या? गरीबी चली जाएगी? अरे आप बयान क्यों दे रहे हैं यार? ये श्रद्धा का इशू है, सनातन का ये बहुत बड़ा पर्व है। अब सब जो अगर नहीं जाना चाहते मत जाइए, पर इसके ऊपर दाग तो मत लगाइए। जहां पे भी जिम्मेदारी है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी है, सुबह से योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने 2 बार स्टेटमेंट रिलीज किया, प्रधानमंत्री जी की बात हो, लोकल प्रशासन की बात हो, और उसके बाद इसीलिए लक्ष्मण जी जहां जहां से भी लोग आ रहे थे उसकी स्पीड को कम करने लेके उनको रोका गया। और पूरा दिन मैं आज यहाँ पे हूँ, पूरी व्यवस्था से 8.5 करोड़ लोग, जब हम बात कर रहे हैं 8.5 करोड़ लोगों ने आज श्रद्धालुओं ने यहाँ पे शाही स्नान का आनंद लिया हुआ। बिल्कुल, यहाँ पे हर्षवर्धन त्रिपाठी और विजय त्रिवेदी दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों लोग कुंभ स्नान करके आए हैं। हर्ष जी का मैं फोटो देख रहा था, बहुत दिनों तक वहाँ पे समय बिताया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी कुछ बोलना चाहती। प्रियंका जी अपनी बात रखिए, फिर मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। संक्षिप्त में अभी आप रोहन जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने 2 बार बयान दिया। अरे देना पड़ेगा आपको बयान। आप जनता की जान की कोई वैल्यू है कि नहीं है इस देश में? और आप कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं की, आपने सरासर लापरवाही की। वीआईपी मूवमेंट, पूरे कुंभ में वीआईपी मूवमेंट देखा गया, हूटर बजते हुए देखे गए, उनके लिए अलग से जो पीपे के पुल होते हैं उस पर लोगों का जाना बंद किया गया। ये सब कुछ देखा, ये सब कुछ वीडियो वायरल है। अगर आपको नहीं दिखता है तो आपकी आंखें बंद है, आपके आंखों पे चश्मा लगा है। सिर्फ पैसे वालों के लिए वहां पर तो सारे इंतजाम थे, पर आम आदमी के लिए क्या इंतजाम थे? जरा आप बता दीजिए, आप यहाँ गिना दीजिए कि पानी पीने की व्यवस्था थी? नल कितने लगे हुए थे? जितने नल लगने चाहिए थे उतने नल भी नहीं थे। कोई व्यवस्था नहीं थी, टेंट की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यह हकीकत है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ होता चला आया, जितनी मेरी उम्र है उससे पहले से कुंभ होता चला आया। मैं हमेशा से कुंभ के बारे में सुनती चली आई हूँ, देखती चली आई। पर हकीकत यह है कि आपने इस बार राजनीतिकरण करा है कुंभ का, सिर्फ उसको एक इवेंट बनाने की कोशिश की। हकीकत यह है कि आस्था को बेचने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आपने किया है। और जहां व्यवस्थाएं देखने की जरूरत थी वहां व्यवस्थाएं नहीं देखी गई। आपने पूरी तरीके से ऐसा करते किया, पर अगर उतना ऐसा करते प्रियंका जी, एक मिनट जरा, एक मिनट, रोहन जी की आवाज, रोहन जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, आप अपनी बात रखिएगा उस पर, रोहन जी से मैं रिएक्शन लूंगा। लेकिन आपने जो बात कही वो विजय त्रिवेदी जी, अच्छा आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे कि मेरे 2 मेहमान जुड़े हों, उनसे मैं रिएक्शन लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा थोड़ा। लक्ष्मण जी, मैं पूरी बात नहीं सुन पाया जो मेरी साथी प्रवक्ता ने जो भाषा का प्रयोग किया, ये जो है धर्म का मार्ग, ये बिल्कुल भद्दी भाषा का प्रयोग है। ये राजनीति का समय नहीं है। और मैं यहाँ पे आधिकारिक तौर पे कह रहा हूँ कि किसी को भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। यहाँ पे जो भी लोगों ने दर्शन किए, आम नागरिक की तरह यहाँ पे दर्शन किए, आज 8.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और आपके जो अध्यक्ष बोलते हैं कुंभ मेले के बारे में, आपको तो शर्म आनी चाहिए। इस बारे में राजनीति कर रहे हैं आप। प्रियंका जी, हमारे चैनल पे जो डिबेट होता है उसमें जब एक बोले तो दूसरा व्यक्ति ना बोले तो दर्शक को समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक दोनों लोग आपस में बोलेंगे तो हम लोग डिबेट क्या करेंगे, दर्शक तो सुन नहीं पाएंगे। तो आपके बोलने का फायदा है नहीं। ऐसा करें, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आपके पास आऊंगा मैं। लेकिन मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप तो बड़े लंबे समय तक वहां रह के आए। ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि वहां पर पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, आम लोगों के लिए इंतजाम नहीं, ऐसा कुछ था क्या? आपने क्या महसूस किया वहां? आप तो घाट घूम रहे थे, मैं देखा। हर जी जी, आज जो दिन है
और जो रात में दुर्घटना हो गई, तो उसके बाद कोई भी बात आप करेंगे तो कहा जाएगा कि भाई अगर सब कुछ ठीक ही था तो 30 लोगों ने अपनी जान कैसे गंवा दी। और मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि सारा तब तो ये भी कहा जाएगा ना हर्ष जी कि जब सब कुछ गड़बड़ ही था तो 15 करोड़ लोग अब तक स्नान कैसे कर लिए। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि जब सारा यश योगी आदित्यनाथ को जाएगा तो अगर कोई अपयश का हिस्सा आएगा तो वो भी उसी सरकार का आएगा, उसी मेला प्रशासन का आएगा, उन्हीं अधिकारियों का आएगा। लेकिन मैं चूंकि 2001, 2007, 2013, 2019 और 2025 इतने कुंभ और अर्धकुंभ रिपोर्ट कर चुका हूं, इस कुंभ में दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग इस पैनल में बैठे हैं, मैं 8 दिन कुंभ क्षेत्र में रह चुका हूं। अलग अलग 3 चरणों में 8 दिन मैं कुंभ में रह चुका हूं, रात भी कुंभ क्षेत्र में बिता चुका हूं। मेरा घर दारागंज है जो कुंभ क्षेत्र में ही आता है। ऐसा शानदार प्रबंधन, ऐसा शानदार इंतजाम मैंने किसी और कुंभ में नहीं देखा। बिना किसी संकोच के मैं ये कह सकता हूं आपको मिला होगा ना जितने सबक लेने थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, 2013 में कुंभ क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ था। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो कुंभ क्षेत्र में नहीं हुआ। वो हुआ कहां था? प्रयागराज जो इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन था, वहां ट्रेन का कुछ प्लेटफॉर्म बदल गया था, अफरा तफरी मची और उसमें 45-46 लोगों की जान चली गई, 100 के ऊपर लोग घायल हो गए। सबक लिया गया। 19 के कुंभ में कोई घटना नहीं हुई, शानदार तरीके से कुंभ हुआ था। 25 के कुंभ में रेलवे के साथ मिलकर क्या किया गया? प्रयागराज जंक्शन पर जितनी ट्रेनें अलग अलग दिशा से आती हैं, ये दिल्ली की तरफ से आएगी तो सूबेदारगंज रुक जाएगी, उधर जो दूसरा रूट है उस तरफ से आ रही तो नैनी और छिवकी रुक जाएगी, इधर की तरफ से आ रही है तो फाफामऊ रुक जाएगी, इधर आ रही तो झूसी रुक जाएगी। यानी प्रयागराज स्टेशन पर भी उतनी भीड़ नहीं इकट्ठा हो, यह किया गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट सुरक्षित किए गए। इसके पहले गंगा पथ बना जो 8 किलोमीटर नया बना, 3.5 किलोमीटर पुराना है जो 19 में नाग बासुकी से संगम बना। और ये कमाल के काम हुए जो मतलब जिसको कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, वो आपको जो सब कुछ ठीक दिख रहा है, शहर जो चलता हुआ दिख रहा है, सांस लेता दिख रहा है, वो इन वजहों से हुआ। जो रात में हुआ, निश्चित तौर पर अधिकारियों को और बेहतर तरीके से वहां चौकन्ने रहना चाहिए था। वहां ये नियम है, लोग जाते हैं रात में, वहीं लेट भी जाते हैं, सो भी जाते हैं, सुबह पहला दर्शन करते हैं, तुरंत जो अधिकारी ने अभी तक रिजाइन क्यों नहीं किया? उनकी चरण रज लेते हैं। अगर अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो अगर ये आप कोई नई बात नहीं, तो अधिकारी को मुझे लगता है कि कुछ और अधिकारियों को जो ज्यादा समझ रखते हैं उनको वहां करना चाहिए था। और एक जो मूर्खतापूर्ण बात लगातार चल रही है कि वीआईपी की वजह से हो गया। अरे भाई, पिछले 3 दिनों से कोई वीआईपी नहीं है वहां, किसी तरह का कोई वीआईपी पास। पता नहीं कौन मूर्खतापूर्ण बातें लोग लगातार करते रहते हैं। मैं देखता हूं लगातार कहा जा रहा है वीआईपी। आपको नहीं पता चलेगा, आपको इसीलिए तो पता नहीं चला। बात कोई वीआईपी नहीं है, पैदल जब चलना पड़ता है ना, जब आप आलोचना ऐसा करते हैं। अच्छा लगा। ठीक है, एक मिनट जरा। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और इनको करना भी चाहिए। राजनीति कर रहे हैं, कोई और काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं। भाजपा होती तो वो भी यही करती, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो उनको इसका मतलब कुछ तो पता है ना। मैं कह रहा हूं भाई, आप कुंभ जान लीजिए, मेला जान लीजिए, कहां लगता है वो जान लीजिए, गंगा का पाट कहां है वो जान लीजिए, 2001 से अभी तक कितना बढ़ गया है वो जान लीजिए, तब आप इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। और फिर भी मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी तो जैसे यश योगी सरकार का है, तो जो अपयश आएगा वो भी योगी सरकार का ही होगा। बिल्कुल, यश जिनको जाएगा, अपयश भी तो उन्हीं को जाएगा। रोहन गुप्ता जी, इस पर आपका रिएक्शन लूंगा। इससे पहले जब विजय त्रिवेदी जी के पास जाता हूं। विजय जी, आप गए थे जब कुंभ, तो आपको कुछ ऐसा ग्रे एरिया दिखा क्या कि शायद यहाँ पे ज़्यादा मुस्तैदी होती तो इस तरह के आशंका कभी हुई हो कि ये लूप होल से इसको ठीक करना चाहिए, वरना कभी भी इस तरह के हालात हो सकते हैं, भगदड़ हो सकते हैं? आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया वहाँ पे? लक्ष्मण जी, देखिए, एक तो बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत बड़ा कुंभ, बहुत बड़ा आयोजन था, इसमें कोई शक नहीं है। और जब कुंभ होता है, व्यवस्था होती है, तो अव्यवस्थाओं की संभावनाएं, आशंकाएं भी बनी रहती है। मैं और हर्षवर्धन जी रात भर घूम रहे थे, दिन भर भी वहां पर घूम रहे थे, हम दोनों भी साथ थे, दोनों ने भी स्नान साथ किया और बहुत सारे लोग थे। लेकिन एक बात ये कहना जिससे मैं बहुत सहमत हूं कि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी
योगी आदित्यनाथ जी पर थी, उनकी सरकार पर थी और उनको श्रेय मिल भी रहा था 1 महीने से। तो अब जब अव्यवस्था हुई है तो उसकी दोष, उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि सवाल खड़ा करना को सियासत कहना, मैं इसे थोड़ा सा वो मानता हूं, ज्यादती मानता हूं। कोई भी सत्ता पक्ष में हो ना, वो यही कहता है कि ये जो लोग हैं वो सियासत कर रहे हैं। सियासत क्या होती है? सवाल करना सियासत नहीं होती। रोहन जी को सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, वहां व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, बहुत काम किया गया, बहुत सारी बातें हैं और मैं इससे सहमत हूं कि कोई वीआईपी मूवमेंट, बल्कि हम लोग वहां पर देख रहे थे कि वैसे भी मतलब मौनी अमावस्या को छोड़िए, सैटरडे संडे को वहां पर कोई भी पास, कोई भी वीआईपी के जो मूवमेंट है उसको खारिज कर दिया गया था, रोक दिया गया था। मैं अभी 3 दिन पहले ही लौटा हूं, तो वहां पर 3 दिन पहले ही इलाहाबाद प्रयागराज जो आने वाले रास्ते थे वहां पर बसों को, गाड़ियों को रोक दिया गया ताकि शहर में नहीं। दूसरा, यदि आप वहां गए हो तो एक बहुत अच्छा बात थी कि इलाहाबाद शहर, यानी जिसे प्रयागराज आजकल हम कहते हैं, हम इलाहाबाद से आदत में पड़ा हुआ है, प्रयागराज शहर और प्रयागराज का जो कुंभ का स्थान है वो दोनों अलग अलग है। और इतना बड़ा पार्ट है वो, 10 किलोमीटर का गंगा का पार्ट है जिस पर दोनों तरफ प्रयागराज के कुंभ की व्यवस्था की गई है, वो सारा रहा। लेकिन जो रात की बात है उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ दूं कि जो पंटून पुल्स बने हुए हैं, जिन्हें आप पीपा पुल कहते हैं, वहां पर रात को लोगों को रोक दिया गया और वो 7-8 घंटे लोग वहां रहे, तो वो शायद बेसब्र हो गए। वो रोके इसलिए गए थे क्योंकि जो अखाड़ों का स्नान होता है वो सबसे पहले होता है कुंभ की परंपरा में, अमृत स्नान में या शाही स्नान में सवेरे 4 बजे, तो उसको ध्यान में रखा गया और उसमें से शायद कोई भीड़ निकलकर वो बैरिकेटिंग तोड़कर यहाँ पर आ गई। एक ऑफिसर साहब का भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि लोग निकलिए यहाँ से, सोते मत रहिए और अपना स्नान करके जाइए, तो वो रही। लेकिन मैं ये कहता हूँ यदि 10 करोड़ लोग आ रहे हैं तो आपको बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी वैसी ही करनी पड़ेगी कि बैरिकेटिंग ना टूट जाए। वो रस्सी, देखिए आप अपने घर में कार्यक्रम करते हैं तो रोकने के लिए मालाएं लगाते हैं, जब भीड़ आती है तो रस्सियां लगाते हैं, बड़ी भीड़ होती है तो बैरिकेटिंग डबल करते हैं, तो वो व्यवस्था भी देखनी होगी। एक सरकार को यह समझना चाहिए कि सवाल खड़े करना, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करना, मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े करना नहीं होता है, समझिए। और जब मुख्यमंत्री जी ने जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस की है जिसमें जुडिशियल जज भी हैं, आईपीएस भी है, आईएएस भी है रिटायर्ड, तो इसका मतलब उनको भी समझ में आ रहा है कि कोई चूक हुई है और बिना चूक के तो ये व्यवस्था नहीं हुई ना। इसलिए ये समझना कि कोई आप पर हमला कर रहा है, ऐसा नहीं है। और मैं एक और बात और समझता हूं कि ये हमेशा कहना कि हादसे से सबक सीखेंगे, ये हमेशा अपने हादसे से सबक सीखने की क्या जरूरत है। 2013 में जो हादसा हुआ जिसका हर्ष जी ने जिक्र किया कि रेलवे स्टेशन को ठीक किया गया, अभी प्रियंका जी कह रहे हैं उनको याद नहीं, 1986 में कांग्रेस की सरकार थी, 200 लोग मारे गए थे उसमें चीफ मिनिस्टर की एंट्री पर। 1954 में जो आजादी के बाद पहला कुंभ हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक दिन वहां पहुंच गए थे, तो भगदड़ हो गई थी, 1000 लोग मारे गए, 1000 लोग, समझे। तो वो सब चीजों से सीखते हैं, अभी भी सीखा होगा, कुछ कुछ होता है, लेकिन बेहतर होता कि कुछ और हमेशा सुधार की गुंजाइश तो रहती है। और मैं ये भी नहीं मानता, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी की उस व्यवस्था को देख रहा था कि वो 24 घंटे इस पर निगरानी कर रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे मुख्यमंत्री कम देखे, हो सकता है कि वो संत हैं, योगी हैं, इस वजह से, लेकिन वो लगातार कर रहे थे। और सब व्यवस्थाओं में कुछ न कुछ अव्यवस्था हो सकती है। मैं व्यवस्थाओं को 2 तरीके से देखता हूं प्रशासन में, एक तो अव्यवस्था हो जाए, दूसरा जब अव्यवस्था ना हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासन की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन यदि अव्यवस्था हो जाए या हादसा हो जाए तो उस पर आपका रेस्पॉन्स टाइम क्या है। तो उस मामले में मैं 10 में से 9 नंबर योगी सरकार को या जो भी प्रशासन है उनको दूंगा कि आधा घंटे में वो क्विक रेस्पॉन्स में। बिल्कुल, इस चीज को मैंने शो के शुरुआत में ही लक्ष्मण जी आप बाहर जी मैंने रखा था, समझ में आएगा बात। हाँ बिल्कुल, मैंने शो के शुरुआत में रखा था कि वाकई तारीफ करने वाली बात है। मैं रोहन गुप्ता जी और कांग्रेस के प्रवक्ता आप लोगों के पास जाऊं, राजनीति बिल्कुल। एक चीज जो आपसे पूछना चाह रहा था ब्रजेश जी कि हर्ष जी ने एक बात कही कि जब यश आपको मिलेगा तो जब कोई दुर्घटना हुई तो अपयश भी तो आप ही को मिलेगा। इसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो। ये कितना सही है?
निश्चित तौर पर तैयार रहना चाहिए। और आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का आज का रिएक्शन रहा या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन रहा, सबने जो है इस मुद्दे पर जब भी बोला तो सबसे पहले इसी बात से जो शुरू किया, दुख जताते हुए कि ये जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इससे हम मर्माहत हैं। जाहिर है चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उनका बयान जो है सो संजीदा था और वह इस बात की पुष्टि करता था कि जो घटना हुई है जाहिर है उसको कोई हल्के में नहीं ले रहा है। अब यह है कि ये घटना दोबारा ना हो इस तरह की, चूँकि अभी भी कुंभ में, इस महाकुंभ में काफ़ी समय बचा हुआ, कई सारे बड़े स्नान अब भी होने हैं और मुझे लगता है कि उसकी तैयारी जो है वह और बेहतर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी दिशा में आज पूरे दिन लगातार बैठकों का सिलसिला चलता रहा है, साथ में केंद्र और राज्य के बीच लगातार कोऑर्डिनेशन होती रही है, कई सारे जो रेलेवेंट मंत्री हैं उनकी भी बात होती रही है। जुडिशियल इंक्वायरी ओब्वियसली ऑर्डर कर दी गई, जो किस तरह के जब भी कोई बड़े इंसिडेंट होंगे इस तरह की एक तरह से स्थापित यह प्रक्रिया है, परंपरा है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाते हैं ताकि एक इम्पार्शियल ढंग से किसी मामले की जांच करके सत्य को सामने लाया जा सके। तो मुझे लगता है कि उसका जो है यस और अपयस ओब्वियसली जो शासन में है उसी को लेना होता है और मुझे लगता है कि इससे कोई डिफ्लेक्ट भी नहीं कर सकता। खुद योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट सुन लीजिए आज शाम में जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी तमाम सावधानियों के बावजूद, तमाम तैयारियों के बावजूद ये घटना हुई है, हम इससे जो है सबक लेते हैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से और हम इसको और ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात आपने कही कि अभी भी मुझे लगता है 2 शाही स्नान, अमृत स्नान और बचे हुए, उसमें वो सुचारू तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, वो सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी। रोहन गुप्ता जी, विजय त्रिवेदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हर हादसे से, हर घटना से सबक सीखना चाहिए, लेकिन वो खुद की घटना, खुद के हादसे से क्यों सीखे? जो पहले जो घटना हुई, पहले जो हादसे हुए, उससे क्यों ना सबक सीखें? लक्ष्मण जी, बहुत, मैं जितने भी पैनलिस्ट है, विजय जी हो या हर्ष जी हो, मैं बिल्कुल उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जिसको यश मिलेगा उसकी जिम्मेदारी होगी। और जैसे दोनों पैनलिस्ट ने कहा, व्यवस्था जिस तरीके से की गई, सुदृढ़ हर तरीके से व्यवस्था की गई, कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसके बाद भी अगर कुछ होता, और योगी जी ने भी ये चीज कही कि इसमें से भी इंक्वायरी का पर्पज ये है कि हम सबक लेंगे, ये इतना होने के बाद भी क्यों हुआ, बेस्ट ऑफ द व्यवस्था के बाद भी अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी है, उसको करना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उसपे जो आज विपक्षी जो लोग, मैं सुन नहीं पाया प्रवक्ता की बात, पर जो उनकी बातें मैंने सुनी, जो राजनीति हो रही वो तो मत करिए, थोड़ा तो क्रेडिट दीजिए कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, इतना जो देश की जो आस्था का विषय है, उस पर राजनीति नेगेटिव मत करिए। आप घटना पे सवाल उठा सकते हैं, सरकार के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डाल सकते हैं, सब कुछ सरकार करने को तैयार है। और इसीलिए जिस प्रकार से ब्रिजेश जी ने कहा, पूरे दिन आज बैठकों का दौर है, मैं भी आज यहीं पे हूँ, कहीं पे भी मुश्किल से आज 1 महीना जब बाकी है, ऐसी घटना कभी गलती से भी ना हो, उसके लिए जो भी प्रबंधन है सब व्यवस्था की जा रही है। और इसीलिए लक्ष्मण जी, ये घटना होने के बाद जो लोग भी बाहर से यहाँ पे आ रहे थे, उसके फ्लो को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया। और हम जब बैठे तब 8.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान का लाभ लिया है। रात को 12 बजे तक ये आंकड़ा जो है मुझे लगता है 11 करोड़ तक चला जाएगा। और यही बात है कि इसमें राजनीति ना हो, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको उसका क्रेडिट मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्वीकार किया है और इसी तरीके से व्यवस्था को और सुदृढ़ करे कि इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रोहन गुप्ता जी का सीधा सा जवाब है। सुनील यादव जी। जी नहीं, देखिए, एक बात साफ होकर के आई कि सवाल करना सियासत नहीं है। तो सवाल तो हम विपक्ष में हैं तो करेंगे, और हमारे नेता तो कब से कह रहे हैं कि जो आत्म प्रचार किया जा रहा है कुंभ के पीछे, उस आत्म प्रचार से अगर भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार बच गई होती तो यही ताकत जितना प्रचार में खर्च किया है यही और व्यवस्था में खर्च कर लेते। आत्म प्रचार के लिए तो कुंभ से पहले भी आप आत्म प्रचार कर रहे थे और कुंभ के बाद भी आप करेंगे, क्योंकि अगर जो सरकार दूसरी बार जनता ने उसको मौका दिया हो, एक 5 साल पूरा करने के बाद दूसरे 5 साल के आधे से ज्यादा अधिक समय पूरा कर लिया और एक भी काम गिनाने को ना हो, न स्वास्थ्य पर, न शिक्षा पर, न ही सड़क पर, न बिजली पर, तो वो सरकार ब्रांडिंग कर रही थी। हमको, आपको, किसी को भी। देखिए, ना तो कुंभ सरकार का है, न सनातन धर्म सरकार का है, बीजेपी का है। और जब कुंभ सरकार का नहीं है तो कुंभ के सहारे अपना प्रचार क्यों?
जब कुंभ को विश्व स्तरीय, आपका कहना है कि कुंभ का प्रचार नहीं करना चाहिए, दिखाना है कि संजय जी आपका क्या कहना है? आप सुनील जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुंभ का प्रचार नहीं करना चाहिए। नहीं, हम कुंभ के प्रचार के पीछे अपना प्रचार नहीं करना चाहिए। हर्षवर्धन जी ये क्या ये लोग क्या अब कुंभ के सहारे अपना प्रचार कर रहे थे क्या हर्ष जी? नहीं, देखिए सुनील जी तो हो सकता है कि उसमें भी कहीं कहीं गए हों, क्योंकि हमें तो 2013 भी याद है। 2013 में बाकायदा विदेश तक में अखिलेश यादव जी की सरकार प्रचार करने गई थी, ये याद होगा। मतलब सुनील जी को तो पक्के तौर पर याद होगा, सुनील यादव जी याद है कि नहीं? और दूसरे शहरों में भी बिल्कुल प्रचार किया कोई भी सरकार, और मुझे इसमें बहुत कोई ऐतराज नहीं दिखता है। हाँ, मेरा एक ऐतराज दूसरी चीज पे है कि अगर सरकार कहीं, जैसे आजकल होता क्या है कि भगवंत मान पंजाब में कोई काम करते हैं उसको यूपी के अखबार भरा रहता है। आज भी शायद अगर सुनील जी के पास अखबार उठाएं तो बीच वाला 2 पन्ना पंजाब की सरकार का है। ये थोड़ा सा पीड़ा देता है ये, और ऐसा नहीं हर पार्टी करती है, लेकिन जहां तक कुंभ के आयोजन की बात है, कोई भी सरकार अगर कोई आयोजन करेगी या कुंभ या दूसरा भी कोई आयोजन करेगी तो उसका निश्चित तौर पर प्रचार करती है। अब हाँ, ये पैमाना हो सकता है कि इतना तक तो प्रचार ठीक है, इसके बाद आत्म प्रचार है। अब ये बड़ा कठिन पैमाना है, मतलब कम से कम मेरे लिए तो बड़ा कठिन है कि कहां जाकर रुके कि आत्म प्रचार है और ये माने कि ये जो बिल्कुल ये कहां जाकर रुकना चाहिए। इस पे मैं प्रियंका गुप्ता जी और विजय त्रिवेदी जी आप दोनों से सवाल पूछूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक कुंभ पर जो भगदड़ हुई उस पर सियासत क्यों। हालांकि सियासत शब्द से हमारे एक पैनलिस्ट विजय त्रिवेदी जी थोड़े से सहमत नहीं दिखे कि विपक्ष का काम सवाल पूछना है, सवाल पूछेगा ही तो सियासत क्यों इसको कहा जा रहा है। विजय त्रिवेदी, इसीलिए मैं सवाल लेकर आपके पास ही आ रहा हूँ। सियासत ठीक है, नहीं भी कहें तो ये कहना कि आप कुंभ की आड़ में अपना प्रचार ना करिए, और ब्रेक पे जाने से पहले हर्ष जी ने बड़ा अच्छा बताया कि कुंभ की प्रचार करते करते कब आप अपना प्रचार कर बैठते हैं, इसकी कोई सीमा कौन तय करेगा? बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत सही सवाल है, लेकिन जवाब इसका बहुत कठिन है। लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। सुनील जी ने जो बात कही वो मेरी बात को, वो ठीक है कि मैं तो हमेशा ही सवाल पूछने के पक्ष में रहता हूँ, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के हिसाब से देखें आज, तो उनसे ये उम्मीद कर रहा था कि अखिलेश जी या सुनील जी ये आदेश देते वहां पर कि अपने कार्यकर्ता जो भगदड़ हुई है, जो घायल हुए हैं, जो परिजन, जो लोग जिनके निधन हो गया, इस दुर्घटना में दुखद निधन हो गया, उनके लिए कार्यकर्ता मुझे समाजवादी पार्टी के वहां पर उतार देते कि भाई उनकी व्यवस्था आप देखिए। ये सरकार तो निकम्मी है, ठीक है, ये सरकार कर रही है जो कर रही है, हमें करना चाहिए। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है एक समाजवादी पार्टी के राजनीतिक दल के तौर पर भी, संगठन के तौर पर भी? मैं ये उम्मीद कर रहा था, मुझे नहीं पता कि उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था या उन्होंने क्या किया, लेकिन समाजवादी पार्टी उतर कर आ जाती। जो घायल लोग हैं उनके लिए कार्यकर्ता, इलाहाबाद में बहुत कार्यकर्ता होंगे क्योंकि समाजवादी पार्टियों का वहां पर एक तरह से बड़ा अच्छा असर है, प्रयागराज में भी, तो वो मैं उम्मीद कर रहा था। अब बात प्रचार की आपने की, तो ये बहुत जितना सीधा सवाल लगता है ना लक्ष्मण जी आपकी तरह से, उतना ही कठिन जवाब है इसका। बहुत बारीक लाइन है कि प्रचार आत्म प्रचार में कब बदल जाए। हम लोग दिल्ली में रहते हैं और अभी तक आज तक हम लोग अखबार मंगवाते ही हैं। मुझे याद नहीं पिछले 2 साल में या 3 साल में किसी भी अखबार का फ्रंट पेज मैंने खबरों से देखा हो। हर अखबार के फ्रंट पेज पर हर दिन किसी न किसी राज्य सरकार का फुल पेज ऐड होता है। वो किसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी का है, किसी दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब का है, किसी दिन भगवंत मान जी का है, किसी दिन योगी आदित्यनाथ जी का है। तमाम मतलब सभी राजनीतिक दल जिसकी मुझे, और वो भी ऐसे कार्यक्रम का जैसे झारखंड में कोई कार्यक्रम हो रहा है उसका फुल पेज विज्ञापन दिल्ली के अंग्रेजी अखबारों में, हिंदी अखबारों में है, वेस्ट बंगाल का है। तो ये प्रचार का मौका जिसको जब मिलता है वो करता है। अब प्रचार हो रहा है, कुंभ का प्रचार किया जा रहा है, उसमें जाहिर है मुख्यमंत्री जी की फोटो लगेगी। मैं तो ये उम्मीद नहीं करता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अखिलेश जी की फोटो लगा के कुंभ का प्रचार करेंगे वो, ठीक है। तो ये आत्म प्रचार, लेकिन अब ये एक परंपरा सी बन गई है। और फिर क्या है कि सरकारी खजाना है,
मुफ्त का दाना है तो खाते जाइए। तो सभी राजनीतिक दल ये कर रहे हैं, जिसको जो मौका मिल रहा है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसको ये जोड़ लेना कि वो एक, मान लीजिए 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, मान लीजिए, मुझे नहीं पता कितना खर्च हुआ, वो 500 करोड़ रुपए, क्या ये जो 25-30 हजार करोड़ रुपए हुए हैं, खर्च हुए हैं कुंभ के आयोजन में, उसमें कोई उसका रेशियो है? उससे ज्यादा बड़ी इसमें सवाल ये वाला नहीं है। सवाल है कि व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं, सुव्यवस्थाएं, आयोजन, प्रयोजन, उस पर सवाल करना चाहिए हमें। और फिर मैं बहुत सोचता हूं कि राजनीतिक दलों को सियासत वहां होती है कि ये सरकार का आयोजन नहीं है ना। अभी सुनील जी ने भी कहा कि, और प्रियंका जी ने भी कहा कि कुंभ जो है किसी सरकार का आयोजन नहीं। जब सबका आयोजन है तो उत्तर प्रदेश में जितने लोग हैं वो मिलकर उसमें करते काम। मैंने मुलायम सिंह जी की तस्वीर तो देखी, सरकार का आयोजन नहीं है तो सबका आयोजन है, तो आपने बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे होते। प्रियंका जी, जब ये सरकार का आयोजन नहीं था, या आमजन का आयोजन था, सनातन आयोजन था, सबको वहाँ पे श्रद्धालुओं को जाना था, तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती थी कि व्यवस्था में सहयोग करें। देखिए बिल्कुल सही, कोई कार्यकर्ता टीम को लगाया क्या वहाँ पे सहयोग करने के लिए? देखिए हमारा तो एक सहायता कैंप लगा ही रहता है परमानेंट, और आज से नहीं, वो जब से कुंभ स्टार्ट हुआ तब से लगता है। हमारे जो सेवा दल के लोग वहां रहते हैं, पर लोग लिमिटेड होते हैं, और जब भीड़ का जो है पूरी तरीके से संचालन होता है या भीड़ की व्यवस्था होती है तो वो प्रशासन करता है। प्रशासन, आप देखिए कि प्रयागराज के जो कमिश्नर हैं नहीं, इसमें थोड़ा सा एक चीज मुझे याद आ गई। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक चीज जो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों को पंजाब के लोगों को से बड़े सीखने की जरूरत है। मैं देखता हूँ कभी ऐसी चीजें होती है तो सड़क किनारे रख के लंगर लगा दिए, कहीं पे पानी पीने की व्यवस्था हर कोई बांट रहा है। स्वतः अपने वॉलंटियर इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि प्रशासन के साथ बड़ा सहयोग करने लग जाते हैं। तो इस तरह की भावना देखने को मिलती नहीं है, इसलिए सवाल आपसे पूछा मैंने। लक्ष्मण राय जी आपके पास आ रहा हूँ, प्रियंका जी अपनी बात करो। नहीं लक्ष्मण जी, अगर आपके पास टीम है तो वहां भेज दीजिए, पता चल जाएगा। हमारा जो कैंप लगता है कि वहां पर चाय भी मिलती है, वहां पे व्यवस्थाएं भी होती है, वहां पे 100 से 150 लोगों के रहने का इंतजाम भी होता है। जितनी कैपेसिटीज होती है उतना हम करते हैं, और आज से नहीं कर रहे, हमेशा से करते आए। पर उसमें हम कोई प्रचार प्रसार की बात नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के प्रचार प्रसार करूँ उसका। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि प्रयागराज के कमिश्नर को और मतलब माइक लेते ये बोलते देखा गया कि यहाँ पर भीड़ जो है इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर सोते हुए लोग स्नान करें, और यहाँ पर आपका जो है जो भी थी वो आशंका उन्होंने अपनी जाहिर की। उसके बावजूद भी कोई मतलब किसी तरह का प्रशासन क्या निकम्मा था? उसको ये पता था कि यहाँ पर भगदड़ हो सकती है, यहाँ पर जो लोग लेटे हैं उनको किसी तरह से बचाना चाहिए। तो क्या इतना निकम्मा प्रशासन था कि आशंका होते हुए भी नहीं वो उनको बचा सका? ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है वाकई, इस पे सवाल लोग पूछ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, अगर कमिश्नर को इस बात का अंदेशा था कि भगदड़ हो सकती है, हटाइए ना सबको वहां से, सारे निकम्मे प्रशासन रोहन गुप्ता जी, जितने भी एफिशिएंट लोग हैं उनको लाइए। मुझे आवाज कट के आ रही है, मैं यहीं पे हूँ इसीलिए नेटवर्क का इश्यू पर बोली मैं सुन पा रहा हूँ। नहीं रोहन जी ये कह रही हैं कि जब वहाँ के कमिश्नर का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि यहाँ भगदड़ होने की संभावना है, आशंका है, तो जब प्रशासन को इस बात का एहसास था कि यहाँ पे भगदड़ होने वाली है तो एहतियातन कदम उठाती है। हालांकि ये तो अपने शब्दों में कह रहे हैं कि उनको हटा देना चाहिए था प्रशासन जब नहीं। देखिए लक्ष्मण जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएं की गई, मैं बीच में आपके नहीं बोला, सुन लीजिए। जो मैं क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे हूँ, जो पहले उन्होंने शुरुआत ही गलत की कि यहाँ पे वीआईपी है। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शाही स्नान के पहले कोई वीआईपी मूवमेंट, आप बीच में मत बोलिए, तरीका नहीं है डिबेट का, ठीक है? कोई नहीं सुन पाएगा। लक्ष्मण जी इनको चुप करवाइए, ये पहले भी ओवर तब भी बात कर रही है, ये क्या तरीका है आपका बात करने का? मैं जब जवाब दे रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रही है आप? प्रियंका जी बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। 2 दिन पहले आप बोलिए रोहन जी, प्रियंका जी को थोड़ा सा बंद कर दिया गया। 5.5 करोड़ लोग, 5.5 करोड़ श्रद्धालु हैं। जब 1 दिन पहले वहां पे उन्होंने शाही स्नान का लाभ लिया, कल आज से सुबह से लेकर अभी तक 8 से 9 करोड़ श्रद्धालुओं ने, तभी जो बैरिकेड थे, जब बैरिकेड के ऊपर से किसी ने चढ़ के प्रयास किया, ये स्टैम्पेड हुआ। बोल रहा हूँ पूरी चीज को, पर उसको जिस भाषा में ये बात कर रही है कि नहीं वीआईपी कल्चर है इसलिए हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल नहीं। पूरी तरीके से जो व्यवस्था की गई, और पहले विजय जी ने भी कहा, दूसरे हमारे हर्ष जी ने भी कहा कि हर व्यवस्था का बेस्ट आयोजन करने के बाद भी कहीं कोई त्रुटि रहती है उसको सुधारना चाहिए। यही चीज योगी आदित्यनाथ जी ने कही।
तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें राजनीति होनी चाहिए। सबको संवेदनशील होना पड़ेगा। जो परिवारों ने अपने स्वजनों को गुमाया उसके एक चीज जो है मैं बड़ा तकनीकी तौर पे मैं पूछना चाहूंगा एक सवाल मैं लेकर के मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों के पास जाऊंगा, फिर हर्ष जी आपके पास आ रहा हूं कि बार बार आपके नेता लोग कह रहे हैं कि कुप्रबंधन जिम्मेदार है। ठीक है, कुप्रबंधन एक वजह हो सकती है, उसके पीछे वजह लॉजिकल लगता है, तथ्य क्या है ये जांच में पता चलेगा, लेकिन आत्म प्रशंसा जिम्मेदार है। तो जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान है कि भगदड़ के लिए आत्म प्रशंसा और कुप्रबंधन जिम्मेदार है। कुप्रबंधन को छोड़ दिया जाए तो आत्म प्रशंसा कैसे भगदड़ बचा सकता है? प्रियंका जी, समझना चाहता हूँ आपसे बस। तो मुग्धता किसको कहते हैं? अपने आप को स्वयंभू समझ लेना। अरे भाई मैं तो सब कुछ कर लूंगा। इतने दिन से आप क्रेडिट ले रहे थे ना, आज आके माफी मांगिए ना जनता से कि आप नहीं कर पाए। इसी को कहते हैं आत्ममुग्धता, और इसी के चलते लोग शहीद हो गए वहां पर। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर जिम्मेदारी आपकी तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी ना। 100 साल पहले क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, उससे ये भी कहा कि हम सबक सुनेंगे। सुनील यादव जी, ये आत्म प्रशंसा और कुंभ के प्रचार की आड़ में अपना प्रचार करना, ठीक है, उसके अलग फायदे हो सकते हैं, लेकिन भगदड़ के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है? राजनीतिक बयान मत दीजिए तो समझा दीजिए, मैं थोड़ा सा ये सब चीजें ना समझूं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत समझदार हैं। हर्षवर्धन जी ने एक बात कही कि माननीय अखिलेश यादव जी ने विदेश तक अपना प्रचार किया था। हर्षवर्धन जी बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, उन्हें जानकारी होगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया था उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छे आयोजन के लिए। हम तो चाहते हैं कि दोबारा वो यूनिवर्सिटी इस आयोजन के लिए भी करे, माननीय योगी जी को करे, कोई और यूनिवर्सिटी करे, कोई देश करे, ये तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या हुआ? अपना प्रचार करने नहीं गए। हमने कहा ना कि हमको, आपको, सबको अपनी पीछे से हुई कामों से सीखना चाहिए। दूसरी बात, एक लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कैंप लगना चाहिए था। समाजवादी पार्टी का वहां कैंप लगा है, नेताजी की मूर्ति लगा करके कुटिया बनी, वहां सैकड़ों समाजवादी डेली लोगों को खाना खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, गद्दा रजाई का इंतजाम कर रहे हैं, कोई भटक रहा है तो उसको सहयोग कर रहे हैं। हाँ, एक चीज हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि बाकी जगहों पर भी सब लोगों को मिल करके, जो जहां जाम में फंसा है, सरकार पे न भरोसा करके, केवल सरकार पे न छोड़ करके, जो जिस श्रद्धालु की जो मदद कर सकता था वो की जा सकती थी। या मैं इस कार्यक्रम में अपील कर रहा हूं सबसे, जिस जिले में लोग फंसे हैं श्रद्धालु, वहां उनके खाने पीने का इंतजाम लोकल लोग करेंगे और समाजवादी पार्टी करेगी। बिल्कुल, सुनील जी ने बहुत ही साफ शब्दों में अपनी बातों को रख दिया। और हर्षवर्धन त्रिपाठी आपको जोड़ना चाह रहे थे। देखिए, एक तो ये कि अच्छा है, सुनील जी ने भी कहा और सब कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि सब कर भी रहे होंगे, लेकिन प्रयागराज का तो मैं आपको बता दूं, प्रयागराज शहर के हर मोहल्ले में लोग स्वतः स्फूर्त तरीके से नियमित भंडारा कर रहे हैं। वो पूरी सब्जी से लेकर चाय और टोस्ट तक का भंडारा कर रहे हैं। और जहां तक कुंभ क्षेत्र की बात है कि अगर आपको अपनी मर्जी से ना हो, भाई भंडारे में जाएंगे थोड़ा लाइन लगानी पड़ेगी, समय भी लगेगा। अगर आप सिर्फ मस्त मौला घूम रहे हैं, कुंभ का मेले का आनंद ले रहे हैं, तो आपको जेब में हाथ डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने तरह के भंडारे चल रहे हैं। और शहर तो हर कुछ किलोमीटर पर आपको कुछ लोग कुछ न कुछ खिलाते पिलाते सेवा करते। और मैं उसी शहर का हूं, इसलिए और अच्छे से जानता हूं कि कोई भी जो व्यक्ति है उसकी पूरी मदद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब इतना बड़ा आयोजन होता है और इतने ढेर सारे लोग होते हैं, आप सोचिए 3 महीने से तो हमारे शहर के लोग, वो भी तो त्रस्त है ना भाई, उनको भी तो ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा, उनको भी तो घर के काम के लिए निकलना पड़ा है। जो कार होती थी सबकी बंद हो गई, उनको भी तो स्कूटी मोटरसाइकिल जाना पड़ा। तो कई बार ये भी स्थितियां बनती है। लेकिन इन सब के बाद ये बड़ा आयोजन है, ये आयोजन आगे आने वाले समय में और बड़ा होगा। अभी सिर्फ आधा मेला बीता है, आधा मेला बाकी है। अभी मौनी अमावस्या हुई है, आधा मेला बाकी है। सबक लिया जाना चाहिए, दोबारा ऐसा कुछ ना हो, ये तय करना चाहिए। और जो चूक हुई है, न्यायिक आयोग बनाने की घोषणा हो गई, ये अच्छा कदम है। सरकार को भी लगे कि हाँ, हमारी कोई बिना गलती के तो हुआ नहीं होगा, गलती तो हुई है, उस गलती को जाने। अगर कोई दोषी है
तो उसको सजा दी जानी चाहिए। अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है तो सुधार की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि अभी 2 अमृत स्नान बाकी है, इस 2 अमृत स्नान को कैसे बेहतर तरीके से संपन्न कराया जाए, ये सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। रोहन गुप्ता जी, क्या फोकस रहने वाला, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं, चूंकि अब शो हमारा समय खत्म हो रहा है? देखिए, बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैं यहीं पे हूं और जिस प्रकार से आज पूरे दिन सरकार प्रशासन की बैठकें हुई है कि किस प्रकार से फ्लो को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। जो परसों 5.5 करोड़ लोग श्रद्धालुओं ने स्नान किया, मैं कल की बात कर रहा हूँ, आज भी 11 करोड़ के करीब पहुंच गए। तो आगे जो वाले दिनों में किस प्रकार से फ्लो को नियंत्रित किया जाए, नंबर 1। और संगम नोज जहां पे ये फ्लो पूरा जा रहा है एक ही जगह पे, उसको डाइवर्ट 15 वहां पे घाट है, कैसे उसको डाइवर्ट किया जाए जिससे एक ही जगह पे ये जो कंसंट्रेशन है जिसके कारण ऐसी घटना हो सकती है उसको कैसे रोका जाए, इस पे आयोजन हो रहा है। तीसरी चीज, जो लोग आके दर्शन स्नान करके वापस जा रहे हैं उसके लिए 40 अतिरिक्त ट्रेनों को लगाया गया कि जिससे वो 2-2 दिन यहाँ पे रुक रहे हैं वो ना रुकना पड़े, उनकी ट्रेन की व्यवस्था हो और इमीडिएटली अपने घर पे वापस चले जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील है और हर एक मुद्दे पे पूरी जांच है कि इस प्रकार की, जैसे हर चीज ने सही कहा कि अभी आधा मेला बाकी है, कोई भी इस प्रकार की घटना ना हो, वो हम सबको मिलकर ध्यान रखना है। पर उसी के समय पे पूरे देश ने इस मेले को स्वीकार कर लिया, सबने सनातन के पर्व की तरह मनाया। और विपक्षी पार्टियों से मेरी एक ही यहाँ पे सलाह है कि आप जब अभी तक कुंभ को आपने क्रिटिसाइज किया, कुंभ मेले से ये फायदा नहीं होगा, वो फायदा नहीं होगा, पहले इसको स्वीकार कीजिए, ये हम सबका मेला है, ये पूरे देश का मेला है, ये सनातन का उत्सव है। और फिर भी जो भी आपको लगता है कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पे गलती है, पूरी सरकार संवेदनशील। प्रियंका जी, हमारे पास सिर्फ 15 सेकंड बचा हुआ है, इसको स्वीकार कर लीजिए कुंभ को मेले के तौर पर, एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर, और सियासत ना करिए, ऐसा कहना है रोहन गुप्ता जी का। स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? 15 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर शो समाप्त करेंगे। मैं बताना चाहूंगी, पहली बार नहीं हो रहा है कुंभ, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है, इसलिए आप इस तरह की बातें ना करें, अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में दूसरों को छोटा ना करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ विपक्ष की पार्टियों से पूछा गया कि भाई आपके कार्यकर्ता का है, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है, तो आपके अध्यक्ष कर रहे हैं, कहते हैं कि कुंभ से गरीबी नहीं हटेगी, तो छोटा तो आप लोग कर रहे हैं अपने आप को। आपको जरूरत क्या है कुंभ के बारे में स्टेटमेंट करने की? अगर आपको नहीं आता है तो ये बहस रुकेगी नहीं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, और इस बहस को यहीं पे विराम देते हैं, इसी उम्मीद के साथ जो अगले 2 जो अमृत स्नान बचे हुए हैं वे सफलतापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ वहाँ पर स्नान संपन्न हो जाए, इसी कामना के साथ इस शो को यहीं देते हैं विराम। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।